अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अरे कौन याद कर रहा? पहला पॉइंट फर्स्ट। अब देखो इसमें ना क्वेश्चंस लिख रहा है, मतलब क्या लिख दे इसके अंदर, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऐसे करके लिख लो, हेडिंग लिख लो सब, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सर 9 पॉइंट दिखाओ। 9 तो नहीं लिखे हो, इतना धीरे पढ़ा रहे हैं, कहाँ गया 9? लो। सर हाँ बोलो। सर वो हमारे हाथ से गलती से वो इमोजी चले गया सबको। अच्छा कोई बात नहीं, चलो उससे क्या दिक्कत है, ये लिखो, उसको लेकर के परेशान हो रही है तुम। चलो देखो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखो पहला फर्स्ट। देखो पहला तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले लिख रहा है कि देखो, ये तो अभी तुम लोग कर लिए हो जस्ट। देखो अगर देखो होता क्या है ना, कि 11th के अंदर जो चैप्टर्स दिया हुआ है वो है बेंजीन, ठीक है, और 12th में है बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो तुमको 12th का चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है, पहले ये चीज दिमाग में सेट करना, ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 12th का। तो बेंजीन, ये जो अभी तक हम रिएक्शंस किए ना, सीधा सीधा बेंजीन के ऊपर हम लोग जुड़े हैं ग्रुप्स को, तो वो था तुम्हारा 11th का। अब 12th का एग्जाम्पल देखो हम ले रहे हैं, ठीक है, 12th का एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। पहले एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और कोई भी डाउट आए तो पूछना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चलो सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब ये सब बेंजीन डेरिवेटिव्स है, दिस इज नॉट बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन डेरिवेटिव। अब इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ, और सपोज करो Fe लिखा हुआ साथ में, इन सिटू प्रिपरेशन में क्या लेते हैं, आइए। चलो लोकेश पवार माइक ऑन करो पट से, बताओ कहाँ पे जोड़ेंगे हम Br। अब देखो लोकेश पवार पहले ऑन करो, माइक ऑन करो जल्दी से। यस सर। हाँ बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, पहले ये पहचान, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? सर Br2। इतना पीटेंगे ना अभी तुमको। Br2 इलेक्ट्रोफाइल, बताओ इतने अच्छे से हम 4 बार लिखे हैं यहाँ पे, देखो कहाँ गया, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? चलो सब टाइप करो, सब टाइप करो, सब टाइप करेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सब टाइप करो, वरना सच में भी बाहर करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम से क्लास में नहीं देख करने। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2, सब टाइप करो तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, लिखो सब, ब्रोमोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br Cl+ को क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोमो होता है ना, तो ब्रोमो, ब्रो, यही जो भी है वही लिखो, ब्रोमोनियम आयन, पूरा लिखो, चलो सब लिखो, सब चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। बताओ लोकेश पवार, दिखा तुमको क्या है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें X+ बनता है ना लोकेश पवार? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br+ है ना। तो पहले तो ये पहचान में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। बस 3 ही लोग लिखे हो, बाकी लोग कहाँ हो? बस 2 लोगों ने सर टाइप किया अभी तक। अरे बाकी लोग सीरियस नहीं हो क्या तुम लोग? जल्दी से टाइप करो, देखो हमको पता है तुमको मालूम है, फिर भी टाइप करो जल्दी, सबके आंसर्स देख रहा है, याद रहेगा ऐसे टाइप करोगे तो। देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो अब इतना बार हम ऊपर लिखे फिर भी बताओ गलत बता रहे हो। यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, ये है इलेक्ट्रोफाइल। हाँ लोकेश पवार अब बताओ कहाँ पे जोड़ेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ जोड़ेंगे, बोलो लोकेश पवार। सर हाँ, सर एग्जिस्टिंग ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। इतना पीटेंगे ना अभी तुमको। पता है तुमको कितना क्वेश्चन हम करवाए इसके ऊपर? चलो ये बताएगा, क्या नाम है, आशुतोष यादव, बताओ तो कहाँ पे जोड़ेंगे?
इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ेंगे? अब कौन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? सर हाँ ऑर्थो या पैरा? हाँ, क्यों ऑर्थो पैरा? एग्जिस्टिंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? क्योंकि CH3 का CH3 है, प्लस एच है। प्लस एच है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा ऑर्थो और पे। पैरा पे। ऑब्वियसली कहाँ जोड़ेंगे? ऑर्थो और पैरा पे जोड़ेंगे। ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो, पैरा पे यहाँ पे जोड़ दो। अरे क्या नाम है इसका? ये आशुतोष याद, ये लोकेश पवार। अरे समझा, ये तो हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे यार, क्या कर रहे हो तुम? कितना सारा क्वेश्चन करवाए थे पता है तुमको? शायद 34 या 35 क्वेश्चन करवाए थे कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसी दिन के लिए करवाए थे ना। अब ये बनता है मेजर, पैरा वाला हमेशा मेजर बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो बताओ, इतना सिंपल से रिएक्शन तुम नहीं बता पा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, सेकंड नंबर फिर से मौका मिलेगा। सेकंड रिएक्शंस पे आते हैं। चलो सेकंड रिएक्शन लिखो। यहाँ पे NH2 है और साथ में हम लोग ले लिए Cl2। ठीक है, अब एक बार एरो के नीचे CCl4 लिखा रहता है। ठीक है, और कभी कभी वाटर, चलो वाटर लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एरो के नीचे वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, एक रिएक्शन के नीचे वाटर लिखा रहता है। और यहाँ पे Cl2 के साथ सपोज करो हम ले लिए CH, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ये, और CCl4, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये है वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। और थर्ड रिएक्शन के अंदर हम ले लिए फिनॉल का रिएक्शन करवा दिए। फिनॉल है और फिनॉल का रिएक्शन करवाए इस तरीके से, इस एरो के ऊपर लिखे Cl2 और यहाँ पे लिख दिए वाटर, और यहाँ पे है Cl2 और CH2, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब एकदम ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है CH2। ठीक है, देखो तो यहाँ पे सब आते, देखो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं समझो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये तुम्हारा Cl2 वाटर, देखो अब ये बताओ कि NH2 और OH में कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है? NH2 और OH में विच वन इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर? दोनों का तो प्लस एम लग रहा है, इसका भी प्लस एम और इसका भी प्लस एम। तो बताओ, अब तुम खुद बताओ, ये दोनों प्लस एम वाला है तो यहाँ पे लुईस एसिड का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा जरूरत। अभी बताए थे ना कि लुईस एसिड का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लुईस एसिड का जरूरत कब नहीं पड़ता है? जब उसके ऊपर हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है। NH2OH, OH क्या है? हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है। कैसे पता चला? प्लस एम वाला हाईली एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे लुईस एसिड नहीं लिखे, पहला सवाल। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ऑर्डर क्या आता है तुम्हारा? इसका प्लस एम ज्यादा होता है। ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ध्यान से अब सुनना, तो यहां पे क्या होता है ना, यहाँ पे जब तुम रिएक्शन कराते हो Cl2 के साथ और यहाँ पे है NH2, तो जो आंसर, हाँ जो आंसर आता है वो क्या आता है? 3 जगह पे ब्रोमिनेशन होगा। Br2 अगर यूज करेंगे, एनसीईआरटी में Br2 लिखा हुआ है, तो Br2 अगर यूज करोगे तो 3 जगह पे यूज होगा। मतलब यहाँ पे भी OH जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, तीनों जगह पे जुड़ जाएगा। कोई सा भी तुम सॉल्वेंट दोगे, एनी सॉल्वेंट, यहाँ पे ये सॉल्वेंट के अंदर
ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग नेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से Br ऑर्थो ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पे जुड़ जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2, इस वजह से होता है। तुम सॉल्वेंट कोई भी ले लो, नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये एप्रोटिक सॉरी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे पता चला कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है? डायग्राम देखो, CH2 का ये डायग्राम होगा, डायपोल मोमेंट इसका क्या आएगा? 0। जिसका डायपोल मोमेंट 0 वो कैसा होता है तुम्हारा? नॉन पोलर। इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, तो म्यू क्या आ जाएगा? 0। CCl4 का भी डायपोल मोमेंट क्या आता है? 0। ये दोनों ही क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या आता है? 0। ये ध्यान रखना, इस वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर तुम Br2 का रिएक्शन करवा दिए, यहाँ Br2 लिख लेना हर जगह पे। अगर तुम Br2 का रिएक्शन करवा दिए किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में, और CH2 के प्रेजेंस में, दोनों जगह अलग अलग आंसर आता है। इस केस में जो आंसर होगा वो आता है OH, और एक यहाँ पे OH लिखो, यहाँ पे जो आंसर आता है पैरा वाला तो मेजर बनेगा और ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, और यहाँ पे ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है OH के केस में। जब वाटर लेते हैं तो ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है, और जब नॉर्मली हम लोग CH2 लेते हैं तो ट्राइब्रोमिनेशन नहीं होता है। इसका क्या रीजन है अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले इतना लिखो, ये पहले आना चाहिए। देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि NH2 जो ग्रुप है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन होता है, उसका प्लस m ज्यादा है, मतलब कोई भी सॉल्वेंट हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 जगह पे ब्रोमिनेशन जुड़ जाएगा, तीनों जगह पे Br लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इसका? 2, 4, 5 या 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या नाम होगा? ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये बनता है। ठीक है, और वो क्या है? फिनॉल। तो वाटर ऐसा क्या काम कर दिया कि इसके, अब देखो ध्यान से, वाटर के केस में अलग हो जा रहा है, फिनॉल अगर है तो वाटर के केस में अलग आ रहा है ना, ऐसा क्यों है? आ जाओ इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। इधर देखो, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये लिए फिनॉल और साथ में देखो वाटर, ये तुम्हारा वाटर। वाटर क्या करता है? इसके H पे जाके अटैक करता है, ये लोन पे यहाँ अटैक करेगा और बना देता है फिनॉक्साइड आयन। ये बन गया तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया O-। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा? O-। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? फिनॉक्साइड आयन। तो तुम लोग 2-4 मिनट के लिए ज्वाइन करोगे, फिनॉक्साइड आयन बन गया। क्या बोलते हो तुम लोग? 2-4 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हो? चलो, ये बना तुम्हारा डबल बॉन्ड O-। ठीक है, ये है तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो कल ही दे पाएंगे हम। फिनॉक्साइड आयन, आज थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो गया, नहीं तो आज ये हम टॉपिक पूरा, इसका एग्जाम्पल भी हम कंप्लीट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। आज के लिए इतना लिख लो तुम लोग, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं। देखो तो कल हम बता रहे थे कि एनिलीन और फिनॉल में जब हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं ना, तो मीडियम अगर तुम डिफरेंट लोगे ना तो आंसर्स डिफरेंट आता है। इसका रीजन हम बता रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये तो है तुम्हारा एनिलीन और ये है तुम्हारा फिनॉल। तो जब तुम एनिलीन का जब तुम ब्रोमिनेशन कराओगे ना, वाटर हो चाहे CH2, मतलब पोलर सॉल्वेंट हो, वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है तुम्हारा?
पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, ठीक है। वाटर कैसा सॉल्वेंट है तुम्हारा? पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और जो CCl4 है वो तुम्हारा कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जब एनिलीन लेते हैं ना, तो दोनों ही केसेस में, वेदर इट इज पोलर सॉल्वेंट और वेदर इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, दोनों ही केसेस में ट्राइब्रोमिनेशन होता है, 3 जगह पे ब्रोमीन जुड़ता है। और तो एनिलीन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो और पैरा पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। अब जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं सेम पोलर सॉल्वेंट में और पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो आंसर में चेंज आ जाता है। आंसर में चेंज क्या आता है? जब हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं उस केस में ब्रोमिनेशन एक ही जगह पे होता है, और जब हम लोग वाटर लेते हैं तो ब्रोमिनेशन हो जाता है 3 जगह पे, ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो वाटर में ऐसा क्या खास बात है कि फिनॉल फिनॉल पे 3 जगह पे Br जुड़ जाता है, ठीक है। देखो आंसर्स में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा वाटर और CH2 के प्रेजेंस में, तो इसका मतलब जरूर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। तो सॉल्वेंट का रोल क्या है उसको समझो। देखो जब हम लोग फिनॉल लेते हैं और फिनॉल के साथ वाटर है, तो ये अटैक करेगा और एसिड बेस करेगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है तुम्हारा, H पे अटैक किया, क्या किया? एसिड बेस किया। लोन पेयर H पे अटैक किया तो एसिड बेस किया, और ये क्या बना? फिनॉक्साइड आयन बना। तो यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन अब बना है, तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट होगा O माइनस का, वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? OH के कंपैरिजन में, क्योंकि अब ये फिनॉल नहीं रहा, पानी के अंदर फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो चुका है? अपना H प्लस डोनेट कर दिया, क्योंकि ये वाला जो H है उसका एसिडिक है, ये H को डोनेट करके क्या बना दिया है? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और तुमको पता है कि एनायंस आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन न्यूट्रल, या ये भी तुम लिख सकते हो कि जो प्लस एम होता है, प्लस एम किसका ज्यादा होता है? एनायन का प्लस एम ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। OH तो तुम्हारा न्यूट्रल है, और एनायन कौन है तुम्हारा? O माइनस। O माइनस क्या है तुम्हारा? एनायन है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पहले जो OH था ना, वो था लेस एक्टिवेटेड, ये था पहले लेस एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे जैसे ही तुम पानी आया, पानी आने से क्या हुआ? OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा? O माइनस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड ग्रुप, लेस एक्टिवेटेड ग्रुप। अब ये क्या बन चुका है? मोर एक्टिवेटेड, पानी की वजह से, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बना लिया, तो ये बन गया मोर एक्टिवेटेड। अब रिंग जहां पे ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया, इसका मतलब क्या है? अब 3 जगह पे Br जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पानी का ये रोल होता है कि प्रोटोनेशन कर, ये डीप्रोटोनेशन हो जाता है इसका, यहाँ से H हट जाएगा, और H हट करके क्या बना लेता है? फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन का प्लस एम ज्यादा हो गया, और फिनॉक्साइड आयन का प्लस एम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि देखो एनिलीन से भी ज्यादा हो जाएगा O माइनस का, क्योंकि एनायन आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन न्यूट्रल, तो O माइनस ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस वजह से एनिलीन के केस में जो होता था उससे भी ज्यादा, मतलब क्या करता है यहाँ पे? ट्राइब्रोमिनेशन करा लेता है, ठीक है। जैसे एनिलीन के केस में हो रहा था ट्राइब्रोमिनेशन, वैसे ही वाटर अगर तुम लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइब्रोमिनेशन। तो ट्राइब्रोमिनेशन अगर तुमको रोकना है फिनॉल के अंदर, तो तुम क्या ले लो? मीडियम चेंज कर दो। मीडियम अगर तुम CH2 लोगे, तो यहाँ पे अब वाटर थोड़ी अटैक करके H प्लस हटा पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं लोन पेयर, ठीक है। एसिड बेस CH2 के अंदर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था कि ऐसा क्यों होता है, मतलब फिनॉल के अंदर ट्राइब्रोमिनेशन कब होगा? जब पानी होगा, ठीक है। लेकिन एनिलीन के केस में पानी हो चाहे CH2, दोनों ही केसेस में ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है। बोलो ये चीज आ गया सबको समझ में? जिसको इसको समझ में आया वो हैंड रेज करो। इसका रीजन लोकेश पवार, चलो हमको बताओ क्या अभी हम समझाए। लोकेश पवार, लोकेश पवार बताओ। सर फिनॉल के केस में चलो यहाँ से बताओ, पॉइंट नंबर 2 से, पॉइंट नंबर 2 से बताओ।
सर पॉइंट NH2 नंबर, जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ बोलो। सर उसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। हाँ उससे क्या हुआ? सर उससे जो Br है सर वो ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पर आ जाएगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ऑर्थो और पैरा पे आगे हाँ थोड़ी पता चलता है। अरे इसका प्लस एम इफेक्ट है, लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच एटम के पास, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सीधा बताए थे ना कि अगर हाँ बेंजीन से हाँ जुड़ा हाँ हुआ ग्रुप के पास लोन पेयर हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसमें खास बात क्या है कि देखो, NH2 ग्रुप और OH ग्रुप दोनों को एक साथ हम लोग देखते हैं कि NH2 के केस में देखो ये ऑब्जर्वेशन था, और ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है अपने को कि देखो ये क्या हुआ कि Br2 और वाटर के जब तुम लिए तो इस केस में ट्राइब्रोमिनेशन हो गया। Br2CH2 लिए मतलब तुम पोलर सॉल्वेंट लो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, एनिलीन दोनों ही मीडियम के अंदर ट्राइब्रोमिनेशन कराता है, ठीक है। लेकिन फिनॉल के केस में ऐसा नहीं, अगर तुम वाटर लिए ना तो ही ट्राइब्रोमिनेशन होगा, और अगर तुम क्या ले लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिए तो एक ही जगह पे ब्रोमिनेशन होगा। ऐसा क्यों होता है? वाटर के प्रेजेंस में क्यों ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है? क्योंकि वाटर के केस में ये फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है, जो फिनॉल है वो फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो गया, मतलब इसका अब एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। और अगर एक्टिवेटिंग नेचर बढ़ गया इसका मतलब अब इजीली इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। और अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है। ये एक्सप्लेन करना था, आया समझ में? चलो yes। मिताली बताओ, मिताली एक्सप्लेन करो क्या बताया मिताली। सर स्टार्टिंग से बताएं। हाँ ये पॉइंट नंबर 2 और 3, क्योंकि देखो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12 का एनिलीन और फिनॉल चैप्टर में ये रिएक्शंस दिया हुआ है। चलो बताओ। हाँ सर, एनिलीन जो है उसमें NH2 का प्लस एम इफेक्ट है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन वहां पे ट्राई ब्रोमिनेशन होगा। हाँ कोई और सा भी मीडियम, कोई वही सा भी फिनॉल मीडियम, ठीक है। कोई सा मीडियम। पोलर सॉल्वेंट हो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, पोलर पे ये मतलब सॉल्वेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन फिनॉल के केस में क्या हो रहा और है तुम्हारा, बताओ। पोलर सॉल्वेंट में ही ट्राई ब्रोमिनेशन हो रहा है, और जो नॉन हाँ पोलर सॉल्वेंट है वहाँ पे या मतलब एक ही जगह पे मोनोब्रोमिनेशन बोल ब्रोमिनेशन। सकते हो, मोनोब्रोमिनेशन एक जगह पे जुड़ रहा है, मोनोब्रोमिनेशन। बोलो ऐसा क्यों है? सर क्योंकि फिनॉल के केस में जब वो पोलर सॉल्वेंट मतलब H2O के साथ ये होगा तो वहाँ हाँ फिनॉक्साइड आयन बनेगा। हाँ फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये एनायन बन गया। और एनायन का प्लस ज्यादा होता है न्यूट्रल से, हाँ तो मतलब पहले से ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया। अब रिंग अगर पहले से ज्यादा एक्टिवेटेड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ेगा, इसका मतलब तीनों जगह पे जुड़ जाएगा भैया। आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया? ये हाँ चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कितना नंबर था? थर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4। CH3 वाला केस नहीं थे क्या? नहीं ना, हाँ, नहीं है। अब देखो ये है तुम्हारा टोल्यूइन। देखो कॉमन नेम याद करो, कॉमन नेम का शायद सीट हम दिए थे, नहीं दिए थे तुम लोगों को? सीट हम दिए थे क्या कॉमन नेम का? कॉमन नेम का सीट हम दिए थे क्या जब हम BSCC में थे तब? नहीं सर। नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो संडे को ना तुम लोगों को जितना भी PDF है ना सारा एक ही दिन में शेयर कर देंगे, ठीक है। कल मतलब जितना भी चैप्टर्स पढ़ाना है सबका, सबका भी काम करता है। देखो
जब Cl2 AlCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, और जब तुम क्या कराओगे, इसका रिएक्शन कराओगे Cl2H के साथ तो क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ। देखो अब ऊपर में क्या है तुम्हारा, अभी जस्ट ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, ये है लुईस एसिड। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड। और जब Cl2AlCl3 रहता है, इस केस में क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब Cl कहां पे जुड़ेगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ना Cl, Cl विल बी इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, Cl प्लस। तो Cl प्लस आकर के अब अटैक करेगा। अब योगेश बर्डे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा। योगेश बर्डे चलो तुरंत माइक ऑन करो, माइक ऑन करने में लेट मत करो, जल्दी बताओ। योगेश बर्डे, हाँ सर। हाँ बताओ कहां पे जुड़ेगा, Cl कहां पे जुड़ेगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा। कितना सारा क्वेश्चन कराए थे, ऐसे सोचोगे क्या, ऑर्थो। बस ऑर्थो। हाँ पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कैसे पता चला, कैसे पता चला, बताओ कैसे पता चला, बोलो। अरे बताओ कैसे पता, पता कैसे चला हमको। देखो कितना सारा क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अभी भी कॉपी खोल के दिख रहा है ना, शायद 33 से 34 एग्जाम्पल्स कराए थे। यहाँ देखो इसका है तुम्हारा प्लस H इफेक्ट, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। प्लस H इफेक्ट है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्थो और पैरा पे बढ़ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी पोजीशन पे ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये खुद ही दिखा रही है ना, इसके पास Cl प्लस, इसके पास कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो जहां पे जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा वहां पे जाकर के Cl प्लस जुड़ेगा। तो Cl प्लस ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। इतना सिंपल सा कहानी है इसके अंदर। तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार Cl यहाँ जुड़ेगा और एक बार Cl यहाँ जुड़ेगा। अब अगर तुम Cl2H लिए ना, इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पढ़ाए थे हम, ये चीज पढ़ाए थे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है मतलब तुमको क्या बनाना है, रेडिकल। अब रेडिकल बताओ तुम कौन से वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा। हम अगर सपोज करो इसको 1 लिखे, इसको 2 लिखे, इसको 3 लिखे, इसको 4 लिखे, इसको 5 लिखे, तो कौन से वाले कार्बन पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, पहले वाले पे। क्योंकि यहाँ पे जब तुम रेडिकल बनाओगे तो ये रेडिकल रेजोनेंस करेगा, रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा। लेकिन अगर तुम रिंग के अंदर कहीं पे भी हाइड्रोजन हटा करके रेडिकल बना दिए, उस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे तुमको सब्स्टिट्यूशन कौन सा करना है, CH2Cl, H हटा करके यहाँ Cl लगा देना है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे हुआ क्या, हाइड्रोजन को हटाए और हाइड्रोजन हटा करके हम क्या लगा दिए हैं, Cl लगा दिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है तुम्हारा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर कितना था, ये एज इट इज एग्जांपल ध्यान में रखना है तुम लोगों को, ठीक है। एक बार अगर बता दे रहे हैं, देखो केमिस्ट्री के अंदर जहां पे भी HNU लिखा रहे हैं मतलब सनलाइट होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ना मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अगर मान लो हम टॉलुइन लिए, ये सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान में रखना है। अगर इसको हम एक्सिस में ले लेते हैं, इसको क्या ले लिए, एक्सिस में, और साथ में हम इसका रिएक्शन कराए Cl2HNU के साथ,
इसके साथ करा है Cl2H के साथ। तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम जो ऊपर प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे भी क्या बनेगा? CH2Cl। ठीक है, कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं है। अब एग्जांपल नंबर 6 देखो। अगर तुम क्या किए, क्लोरीन को एक्सेस में ले लो, अब प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर तुम क्लोरीन को एक्सेस में ले लोगे तो जितना भी हाइड्रोजन है ना, सबको रिप्लेस कर देगा। अगर तुम Cl2 को किस में ले लिए? एक्सेस में, और सनलाइट है अभी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? जितना भी हाइड्रोजन है सबको किससे रिप्लेस कर देगा? Cl से। एक Cl, दो Cl और तीन Cl, सबको किससे रिप्लेस कर देगा? Cl से। ये ध्यान रखना है, ये एज इट इज एग्जांपल्स आता है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुम देखो मैकेनिज्म, अगर तुम इसका देखो तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि Cl और Cl HNu के प्रेजेंस में डॉट बनेगा, Cl डॉट और Cl डॉट। ये डॉट वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे रेडिकल स्टेबल बनेगा। यानी कि देखो, अब ये एक्सिस में है, यहाँ पे ये एक्सिस में है तो यहाँ पे जुड़ गया। अब इसके बाद अगर तुम और एक्सिस में लोगे तो फिर से हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना तुम कि अगर क्लोरीन एक्सिस में लिए तो जितना भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर दो किससे? Cl से। अब एग्जांपल नंबर 7 देखो। अब क्या किए तुम? टॉलुइन लिए, ये तुम्हारा टॉलुइन, टॉलुइन का रिएक्शन कराए Cl2 3 टाइम्स, या फिर ये लिख सकते हो Cl2 के साथ। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है, वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जे एडवांस में पूछा था एक बार, HNu के प्रेजेंस में। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो देखो तुमको क्या करना है कि हर जगह पे तीनों ही एजम्पशंस तुमको लेकर के चलना है। 1 मोल भी ले सकते हो Cl का, 2 मोल भी ले सकते हो Cl का, और 3 मोल भी ले सकते हो Cl का। इसका क्या मतलब है कि देखो तुम एक बार भी Cl हटा सकते हो, अगर कुछ ना लिखा रहे एरो पे, तुम्हारे पास तीनों पॉसिबिलिटी है। 2 बार भी Cl हटा सकते हो, और 3 बार भी Cl हटा सकते हो, तीनों ही पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर वैसा केस आता है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो एरो के ऊपर एक्सिस में कोई सा भी नहीं लिखा हुआ, सपोज करो देखो, अगर वो एक्सिस में इसको लिख देता तो बोलते ऊपर वाला प्रोडक्ट मेजर है, ये वाला CH2Cl। अगर Cl2 को एक्सिस में बोल देता तो CCl3 को मेजर बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी को भी मेजर नहीं बोल करके रखा है, किसी को भी एक्सिस में नहीं दे करके रखा है, इसका मतलब क्या कराएंगे हम? तीनों ही प्रोडक्ट को मानेंगे कि ये तीनों ही बन रहा है। अब एग्जाम के अंदर देखो सवाल क्या आया था कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ तो बताओ क्या बनेगा, ये सवाल था। फिर इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ तो क्या होगा, और इसका रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो बताओ क्या होगा। वहां पे लिख दिया था A + B + C 3 प्रोडक्ट बन रहा है, और उसका रिएक्शन करा रहे एक्वस KOH के साथ। तो देखो ये वाला रिएक्शन तुम अभी के लिए ध्यान में रखना कि क्या होता है कि अगर तुम एल्काइल हैलाइड ली, जैसे तुम सपोज करो यहाँ पे CH3X लिए, इसका अगर तुम रिएक्शन कराए एक्वस KOH के साथ तो यहाँ पे जो OH- आयन है वो इस हैलाइड को रिप्लेस कर देता है, क्या बना लेता है? CH3OH। इस रिएक्शन को बोलते हैं SN2। शायद हम इससे पहले शायद बताए थे, ठीक है, ध्यान में नहीं है, इसको देख लेना। तो मतलब तुम क्या करोगे, Cl को हटाओगे और क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, Cl जहां जहां है Cl को हटा करके OH लगा दो। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, जो भी Cl तुमको दिख रहा है Cl को रिप्लेस कर दो OH से। मतलब यहाँ पे क्या लिख दोगे? CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल इसका नाम। फिर यहाँ पे जितना भी Cl दिख रहा है Cl को रिप्लेस कर दो OH से, यहाँ CH, OH और OH। एक और दिख रहा है तो यहाँ पे फिर से क्या करो, रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी तुम्हारा Cl है उसको रिप्लेस कर दो OH से,
Cl को किससे रिप्लेस कर देना, OH, OH और OH। अब एक बात याद रखना कि देखो एक एक ही कार्बन पे अगर दो OH हो ना, तो इसको बोलते हैं जेम डायोल्स। यह है जेम डायोल। और जेम डायोल जो होता है ना, हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब अनस्टेबल होने का क्या मतलब है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, ये वाटर निकल जाएगा बाहर। ये भी जेम डायोल्स है, मतलब 3 बार है तुम्हारा, तो यहां से भी वाटर निकल जाएगा। अगर वाटर निकल जाएगा तो बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर क्या जुड़ेगा, देखो वाटर निकल गया, CHO, क्या बच गया, CHO। यहां से अगर तुम देखो ध्यान से, अगर निकल जाएगा तो COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये एग्जाम के अंदर ऑप्शन था कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अगर तुम इसका रिएक्शन कराओगे। दोनों स्टेप दिया हुआ था रिएक्शन के अंदर। पहला तो ये लिखा हुआ था Cl2, और बोला था 3 बन रहा है, A+B+C। फिर बोला था फर्दर ABC का हम रिएक्शन करा रहे एक्वस QH के साथ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट। तो तुमको ध्यान में रखना था क्या बनेगा। एक तो इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल, ध्यान रखना है इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये सब ऑप्शन में था, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है तुम्हारा, बेंजोइक एसिड। तो तीनों ही नाम तुमको ध्यान में रखना है। बेंजोइक एसिड, ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों नाम को ध्यान में रख लेना। ये कितना हो गया, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाए। अब तुम क्या किए, बेंजीन ली, बेंजीन का रिएक्शन करवाए। ये बेंजीन, बेंजीन का तुम रिएक्शन करवाए 3 टाइम्स Cl2 के साथ, 3 टाइम्स Cl2 के साथ, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो लिख रहा है, ये है बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन है ना सब रिप्लेस हो जाएंगे। देखो ये बेंजीन है, वो टॉल्यूइन था, कंफ्यूज मत करना पहला चीज। तो जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर दो Cl से, सबको किससे रिप्लेस कर दो, Cl से। अच्छा चलो किसको याद है देखता है, इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर किसको याद है, हम ये क्वेश्चन करवाए थे जब POS पढ़ा रहे थे तब। इसका नाम बता सकते हो क्या था, किसी को याद है इसका नाम। याद है किसी को, गामेक्सिन लिखे थे हम, तो याद है तुम लोगों को, लिखे थे ना। तो देखो रिवीजन करो, ठीक है। इसका नाम है, एक और नाम होता है इसका, लिख रहे बेंजीन। इसका नाम लिखो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो कंफ्यूज मत करना कि हम गलत लिख दिए, साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये बेंजीन से बना है। इसका नाम इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। पहला चीज ये पूरा सेट होना चाहिए दिमाग में। दूसरा चीज ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका तुम अगर फॉर्मूला लिखो तो C6H6 और Cl6 है, ठीक है। तो इसको हम लोग 6 6 और 6 के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है लिंडेन। तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब इसके लिए एक नोट पॉइंट है, नोट नोट पॉइंट क्या है कि गामा आइसोमर ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC भी बोलते हैं इसको, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड is known as गामेक्सिन। और ये जो यूज है ना, इसका यूज है इंसेक्टिसाइड के लिए, ठीक है। ये यूज किया जाता है फॉर इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये ध्यान में रखना।
और अगर तुमसे पूछे गामा आइसोमर कौन सा होता है, टोटल तो 9 था, टोटल था 9, 8 था, जो भी था। देखो यहाँ पे बनेगा Cl वेज, कितना था, 9 ना, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये है गामा आइसोमर, यही है गामा आइसोमर ऑफ BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान में रखना। अगला रिएक्शन है पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। अब अगर तुम क्या किए, यहाँ पे लिए NH2 एनिलीन और इसका रिएक्शन करवा दिए, सपोज करो यहाँ पे SO3H या COOH, इसका रिएक्शन कराया Br2 वाटर के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये NH2, और यहाँ पे भी ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है, Br यहाँ पे भी जुड़ेगा, Br यहाँ पे भी जुड़ेगा और Br यहाँ पे भी जुड़ेगा, तीनों जगह पे Br जुड़ जाता है। तुम अगर ऑर्थो पे भी लगाओगे ना तो भी सेम आंसर होगा। अगर मान लो तुम क्या किए, COOH को ऑर्थो पे लगा दिए तो भी आंसर सेम होगा, पैरा पे भी लगा दिए तो भी आंसर सेम होगा। अब ऐसा क्यों? अब क्या हम इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्या? हाँ ये बताओ, क्या हम इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं क्या? कल हम पढ़ाए थे इप्सो किसको बोलते हैं, जब एग्जिस्टिंग ग्रुप खुद रिप्लेस होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्यों इप्सो सब्स्टिट्यूशन है? इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्योंकि एग्जिस्टिंग ग्रुप खुद रिप्लेस हो चुका है। एग्जिस्टिंग ग्रुप कौन सा? COOH खुद क्या हो चुका है? रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ देखो, इसका मैकेनिज्म समझो, जहां जरूरत पड़ेगा वहां बताएंगे। तो देखो यहाँ से COOH रिमूव हो चुका है और COOH जो इटसेल्फ एक ग्रुप था यहाँ पे, उसके जगह पे Br जुड़ गया, COOH हट चुका है। तो देखो ऐसा क्यों हुआ है इसको समझना, कि तुम देखो बाकी जगह पे तो तुमको डाउट नहीं होगा कि हाँ सर यहाँ पे तो हो सकता है कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ कैसे बन गया, तो देखो यहाँ पे कैसे करना, कि ये था तुम्हारा फिनॉल और तुम वाटर लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे NH2 है ना, NH2 है, एनिलीन है, और एनिलीन के प्रेजेंस में तुम क्या किए, 3 जगह पे तो ब्रोमिनेशन करा ही सकते हो। चलो इन दोनों जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, सर यहाँ तो COOH ग्रुप भी था और आप ब्रोमीन कैसे जुड़ दिए। तो देखो अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो क्या होगा समझना, वाटर है तो सबसे पहले ये बन जाएगा एनायन, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा एनायन, तो ये बन गया तुम्हारा H+ पे अटैक करेगा, ये H+ होगा तो यहाँ पे एनायन ये फॉर्म हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा एनायन, डबल बॉन्ड, ये है तुम्हारा Br और यहाँ पे क्या है NH2 ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एनायन बन गया C+O, कैसे बना, क्योंकि वाटर क्या किया होगा, एसिड बेस किया होगा, एसिड बेस करके इसके H को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ है एसिड बेस। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में तुम्हारा Br भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है Br है और यहाँ पे भी क्या है Br। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि देखो CO2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब हम बताए थे कि देखो अगर कहीं पे गैसियस प्रोडक्ट निकल रहा है ना, उस केस में लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, मतलब उस केस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होता है। मतलब अगर पॉसिबिलिटी है तो CO2 बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ये माइनस चार्ज यहाँ जाएगा,
और ये बॉन्ड यहाँ पे अपना दे देगा एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए। मतलब इस स्टेप में क्या हुआ, CO2 निकल गया। तो CO2 अगर निकल जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बचेगा NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Br, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा Br। ये था इसका मैकेनिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। देखो तुमको क्या याद रखना है, दो चीज याद रखना है। क्या क्या, पहला कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन कब होगा, दो ग्रुप होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना। कौन कौन सा ग्रुप, एक COOH और एक SO3H, ये दो ग्रुप तुमको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि अगर दो ग्रुप है, कौन कौन सा, SO3H और COOH, तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब वो ग्रुप खुद रिप्लेस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे CO2 बना, और CO2 बना मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा है, गैस बन रहा है ना, जहां पे गैस रिलीज होगा तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, वो रिएक्शंस फॉरवर्ड में चला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नोट करके कि कब तुमको इप्सो सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो नोट इप्सो सब्स्टिट्यूशन के लिए लिखता है। सबसे पहले ये होता क्या है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। रिमूवल ऑफ existing group is known as ipso substitution, is known as ipso substitution। इसको बोलते हैं, ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अब ये तुमको कब देखना है, बस दो ही केस है। कौन कौन सा, अगर मान लो तुम्हारे पास COOH प्रेजेंट हो और SO3H प्रेजेंट हो, एक ही साथ हम लिख दे रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स। अब क्या है एग्जाम्पल, ये कितना है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10th में लिख दे रहा है। ये देखना कब है तुमको, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में COOH और SO3H, ये दोनों ग्रुप अगर लगा रहे तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन कर देना, और अगर ना लगा रहे तो नहीं करना। देखो कितना नंबर है ये, पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 10, तुम क्या किए, फिनॉल था, फिनॉल का रिएक्शन करवा दिए, और साथ में सपोज करो यहाँ COOH लगा हुआ था, यहाँ पे SO3H लगा हुआ था। चलो एक सिंगल लेते हैं, पहले SO3H लेते हैं, वरना फिर SO3H का भी एग्जांपल देखो कैसे होता है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये SO3H है। तुम इसका क्या करा दिए, रिएक्शन करा दिए Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ। तो क्या होगा, फिर से वही चीज, SO3H को रिमूव कर, ट्राइब्रोमिनेशन होगा, क्योंकि देखो फिनॉल है और वाटर है, फिनॉल और वाटर क्या होगा, एसिडिक। ये जो मीडियम है तुम्हारा, इसमें फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लगेगा यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, और यहाँ पे भी Br, तीन जगह पे Br लगेगा, निकलेगा क्या, SO3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये क्या नाम है इसका, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तुम्हारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये है गैस, ध्यान ध्यान में रखना। और जहां पे भी गैस बनेगा वहां पे क्या होता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म अगर इसका देखोगे तो देखो लिख देता है क्या हुआ इसके अंदर। फिर इसका H को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बनाएगा सबसे पहले। तो देखो ये बना डबल बॉन्ड O ऐसा होगा, और यहाँ पे SO3H O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया, और साथ में यहाँ पे Br है, और इस साइड भी Br होगा, इस साइड भी Br होगा। इधर तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ ब्लॉक नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, सेम O माइनस यहाँ जाएगा, SO3 बन गया, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, फिर से ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव करेगा,
और क्या बना लेगा, लास्ट में H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेता है वाटर से, ठीक है, तो वो बन जाता है OH, फिनॉल फिर से रीजनरेट हो जाएगा तुम्हारा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Br, यहाँ पे आ गया, ये Br यहाँ पे आ गया, ये Br यहाँ पे आ गया, O माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, H में, क्योंकि वाटर से अल्टीमेटली क्या करता है वो H एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो तुमको इप्सो सब्स्टिट्यूशन दो ही केस में देखना है, कौन कौन सा, जब COOH लगा हो और जब SO3H लगा हो, इन दोनों केसेस में ध्यान से देखना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब ट्राइब्रोमिनेशन होगा एनी हाउ, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, यहीं पे लिख देते हैं एग्जांपल नंबर 11। ये लो 9th वाला एग्जांपल, पूरा देखना है क्या, लिखो जल्दी से। हो गया, चलो तो देखो नेक्स्ट क्या होता है, 11th वाले एग्जांपल देखो, यहाँ था फिनॉल, यहाँ लगा है SO3H, यहाँ लगा है COOH, इसका तुम रिएक्शन करा के Br2 वाटर के साथ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम लोग सब बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या ट्राइब्रोमिनेशन होगा, क्या ट्राइब्रोमिनेशन होगा, बताना, क्या यहाँ पे ट्राइब्रोमिनेशन होगा, बताओ। आशुतोष यादव बताओ, होगा क्या ट्राइब्रोमिनेशन यहाँ पे, हेलो हाँ सर। बताओ यहाँ पे ट्राइब्रोमिनेशन होगा या नहीं होगा, तीन जगह पे क्या जोड़ेंगे Br, सर डाई डाई हुआ क्या? नहीं नहीं, देखो तुमको अगर SO3H दिख जाए तो तुम रिप्लेस कर दोगे उसको, COOH दिख जाए उसको भी रिप्लेस कर देना, और ऑर्थो तो खाली है ही, ये दोनों ग्रुप अगर दिख जाए, और देखो यहाँ पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, CO2 गैस निकल जाएगा और SO3 गैस निकल जाएगा, और ये दोनों का निकलना हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकला, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का निकलना इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकलने को हम लोग बोलते हैं डी सल्फोनेशन, तो दोनों प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, डी सल्फोनेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डी सल्फोनेशन भी हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो देखो इप्सो सब्स्टिट्यूशन का फाइनली हम बता रहे करना क्या है, कहीं पे भी ऑर्थो या पैरा पे ये ग्रुप दिख जाए तो उसको रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर कौन है, Br2 के अंदर Br प्लस, तो Br प्लस से रिप्लेस कर दो, सिंपल। हाँ आगे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ये रिएक्शन, क्या लोग ये क्या नाम है इसका, प्रसाद आया समझ में तुमको, प्रसाद, प्रसाद, योगेश बर्थडे तुमको आया समझ में, योगेश बर्थडे, समीक्षा उज्ज्वल, हाँ सर। किस पवार, हाँ सर। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि देखो सर वो SO, SO3, हाँ क्या बोलो, सर वो CO2 जो है वो रिमूव होगा उससे, हाँ ठीक है, मतलब गैस रिमूव होगी, और SO3 गैस रिमूव होगी। हाँ रिमूव हो गया, रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप अगर कहीं रहे इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है, बस यही तुमको ध्यान में रखना, ठीक है ना। बोलो और कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं ना, चलो नेक्स्ट। तो देखो इसके अंदर ये 11 एग्जांपल्स पूरा अच्छे से याद रखना है तुमको, ठीक है,
हर बार यही 11 एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लो फिनॉल के साथ अगर COOH रहे तो बताओ यहाँ पे क्या बनाओगे प्रोडक्ट। चलो देखते हैं कितने लोग समझे हो। ये तुम्हारा फिनॉल और यहाँ पे है तुम्हारा सपोज करो COOH। तुमको क्या करना है यहाँ पे Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। चलो क्या यहाँ पे ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, बोलना। क्या यहाँ पे ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा? हाँ सर। हाँ बनेगा, क्योंकि देखो COOH है तो तुम COOH को रिप्लेस कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल से। मतलब क्या करोगे तुम, Br तीनों जगह पे जोड़ दोगे और निकल क्या जाएगा तुम्हारा CO। Br तीनों जगह पे जोड़ दिए और निकल गया तुम्हारा क्या CO। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। यानी कि इसका नाम क्या है, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल या फिर तुम आईयूपीएसी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 ऐसे करके और तुम लिख लेना कितना कितना पैरा 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और इसका जो प्रिसिपिटेट होता है ना व्हाइट होता है। 2 4 6 ट्राइब्रोमो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका जो पीपीटी होता है कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये प्रिसिपिटेट है, ये ध्यान में रख पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तुमको रिएक्शंस एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट पीपीटी कैसा प्रिसिपिटेट है, व्हाइट। यहाँ लिख लो व्हाइट।